नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम जनवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया था, यानी पूरी मैगजीन का एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस को। तो देखिए, सभी में से जो पूरी मैगजीन है 60 पेजेस की मैगजीन आती है। और अब तक आप जान चुके होंगे कि कितने सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हमने हमने जो है मैगजीन में पढ़े थे, और एग्जाम्स में वो हमको देखने को मिले हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर के साथ में इस मैगज़ीन को सप्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस का फ़ायदा होगा। तो आप इन दोनों को जो है साथ में लेकर के चलिए। कोई भी एक न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, जो भी आप पढ़ते हो। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो एक्सप्रेस पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा है। तो उनके साथ में अगर आप इसको सप्लीमेंट करते हैं, दैनिक जागरण भी अच्छा न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स अच्छे आते हैं। तो उनके साथ में अगर आप सप्लीमेंट करते हैं मैगज़ीन को, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फर्दर जो भी आपके एग्ज़ाम्स है उसके लिए। और देखिए, कई लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चंस करवाइए इससे। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप जो है, अगर आप मैगज़ीन पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 60 पेजेस की होती है, ज़्यादा ऐसा भी कुछ नहीं है। और रिवाइज़ भी बहुत ईज़िली आप इसमें से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा हुआ होता, वो तो अपने सबके लिए है। लेकिन मैगज़ीन ज़रूर से एग्ज़ाम के हिसाब से ही लिखी गई है ये। तो ये मैगज़ीन आपको ज़रूर से लेनी है। अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल हमारी जो जो खबरें हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो फोर्ब्स सूची को लेकर के है। 100 शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनकी एक सूची जो है वो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा बनाई गई है। ये जो फोर्ब्स पत्रिका है ये अमेरिका में जो है इसको लॉन्च किया गया है, अमेरिका के द्वारा इसको निकाला जाता है। 2004 से ये पत्रिका आ रही है, यानी कि अभी इसका 20वां संस्करण है। और इसके अंदर जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं का जो इन्होंने लिस्ट दी है, उसमें चार तो जो शुरू की जो चार हैं उनको उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है उर्सुला वॉन डेर लियान। ये जो यूरोपियन कमीशन है या यूरोपीय आयोग जो है उनकी अध्यक्ष हैं। सेकंड है हमारी क्रिस्टीन लेगार्ड, इनका नाम आपने सुना होगा आईएमएफ में। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और कमला हैरिस, आपको पता है, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। तो ये जो है शुरू के जो है तीन नाम हैं जो हमको पता होने चाहिए। उसके अलावा तो आप इनका नाम तो खैर जानते ही हैं, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं। पॉलिटिक्स, अच्छा, इनका जो कैटेगरीज है वो भी देखिए आप। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो है इनको यहाँ पर पावरफुल जो है वो माना है। फिर आप देखेंगे टेलर स्विफ्ट इज़ वर पर्सन ऑफ द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं। तो ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में इनको ये जो है लिस्ट में नाम दिया गया है। 10th अगर आप देखें तो मिलिंडा गेट्स हैं, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो ये इनकी कैटेगरीज दी हुई है। आप शुरू के तीन नाम तो जो है आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे नाम दे करके जो है पूछ ले कि फर्स्ट कौन है इनमें, या प्रथम स्थान पे किससे रखा गया है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक 2021 में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था। तो उसमें भारतीयों के नाम पूछे थे। और 4-5 भारतीयों के नाम दे रखे थे, और वो शायद सारा ही उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड था। मतलब ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था। तो ये नाम अगर देखिए आपको पता है तो आप कर लेंगे, और नहीं पता है तो फिर आपको पता ही है कि नंबर चले जाएँगे। तो ये जो पेपर है हमारा, उसका जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है। तो कुछ नाम भी हमें पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर भारतीयों के नाम हैं क्या? तो 4 भारतीय महिलाएँ हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण, जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार जो है इस लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हुई हैं। कौन-कौन सी रैंक है वो इतना महत्व का नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण है। एचसीएल की चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, इनका नाम है। फिर देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है सोमा मंडल। और बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार-शाह। इन महिलाओं के यहाँ पर नाम है। तो इन चारों महिलाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार-शाह। ये आपको पता होने चाहिए। ये यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी बातें थी इसको लेकर के, जो कि मैंने आपको यहाँ डिस्कस की। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अ नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है ये भूटान को लेकर के है। तो भूटान ने अपनी एक जो है एक कॉरिडोर टाइप का जो है उसकी उस परियोजना को इनॉग्रेट किया है, उसका फाउंडेशन रखा है। इसका नाम है गेलेफू शहर परियोजना। तो ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है, इसका अनावरण वहाँ के जो शासक हैं जिनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने इसका अनावरण किया है। इससे होगा क्या कि भारत जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसको
यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर परियोजना के बारे में क्या है, परियोजना को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके माध्यम से दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये एक तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भूटान होते हुए जो है जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं? म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक के जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ से जोड़ेगा। तो भूटान के गेलेफू या सेमड्रुप जोंगकर से आसाम और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को जोड़ते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर तक जो है ये फैला रहेगा। तो ये एक तरीके से जो है आर्थिक केंद्र के रूप में यानी ऑटोनोमस इकोनॉमिक सेंटर के रूप में इस गेलेफू नामक जो जगह है इसको वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये भूटान का है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, म्यांमार बना विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक। आपने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। तो ओपियम का सबसे ज़्यादा यानी अफ़ीम का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो अफ़गानिस्तान में होता है, ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफ़ी के अंदर। अभी जो है क्योंकि वहाँ तालिबान का शासन है, तो वहाँ पर इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब बर्मा यानी कि बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, तो म्यांमार जो है अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो है विश्व में अफ़ीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो है देश है वो बन गया है। बस इसमें इतनी बात जानने वाली है और कुछ विशेष है नहीं। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स, देखिए ऐसा कोई इंडेक्स आता है जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, भारत की रैंकिंग क्या है उसके अंदर। तो ऐसे जो भी इंडेक्स आते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनमें जो भारत की रैंकिंग है वो आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। तो देखिए ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CCPI, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको निकालता कौन है? तो इसको जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट 3 पोजीशन पे इन्होंने किसी को लायक नहीं समझा कि फर्स्ट के जो टॉप 3 पोजीशन है वो किसी भी देश को दिए जाएँ। तो इसमें 4th जो पोजीशन है वो डेनमार्क को दी गई है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मतलब किसी ने सुधार किया है तो वो डेनमार्क है। भारत की बात करें तो भारत इसके अंदर जो है वो 7th पोजीशन पर आता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो 4th पोजीशन है वो डेनमार्क की है, उसके बाद एस्टोनिया, फिलीपींस आते हैं और अगर बात करें भारत की तो 7वें नंबर पे जो है वो भारत है। तो इसका मतलब हम अच्छी एक यहाँ पर स्थिति के अंदर आते हैं। भारत को यहाँ पर 7वें पायदान पर रखा है, इससे पहले भारत इसमें 8वें पायदान पर हुआ करता था। ठीक है, और इसमें कई सारी चीज़ों पे मूल्यांकन होता है कि भाई कितना आप ग्रीन हाउस एमिशंस कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो इसमें दी गई है। जैसे कि भारत जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो इसमें भारत की 37वीं जो है वो रैंक इसमें दी गई है। तो आप इतनी रैंक्स को नहीं ध्यान में रख करके सिर्फ इतना ध्यान रखें कि भारत को इसके अंदर CCPI में 7th पोजीशन जो है वो दी गई है। इसको निकालता कौन है? तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको निकाला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है जो भारत है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद। इसके लिए भारत को जैसे कि चुनाव होते हैं और उसके अंदर दोबारा से जो है भारत इसके अंदर सदस्य जो है वो चुना गया है। तो वैसे इसमें और कोई विशेष बात जानने योग्य है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भारत को दोबारा से जो पुनर्निर्वाचन जो है वो इसमें दिया गया है IMO के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। लंदन में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। भारत जो है आपको पता है कि देखिए हमारी समुद्री सीमा काफ़ी ज़्यादा है और समुद्री जो व्यापार है उसमें हमारा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो हितों का टकराव भी है और हित भी ज़्यादा सधते हैं। तो उसको लेकर के ही यहाँ पर भारत को इसके अंदर जो है वो सदस्य दोबारा से पुनर्नियुक्त किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का जो COP28 है। मैंने आपको पहले ही बताया था COP28 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया है? सबसे बेसिक सवाल तो ये होना चाहिए। तो COP28 का जो आयोजन है वो UAE के दुबई के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया है। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? क्योंकि ये हर साल होता है, तो इससे पहले वाला जो आयोजन है वो शर्म अल शेख मिस्र के अंदर जो एक जगह है शर्म अल शेख वहाँ पर किया गया था। आने वाला कहाँ पर होगा? तो आने वाला जो है अज़रबैजान के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी बातें हमको फैक्चुअल नॉलेज जो है वो पता होनी चाहिए।
अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये क्या है? तो ये यूएनएफसीसीसी का सबसे सर्वोच्च जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक निकाय है, एक संस्था है और ये प्रयास करती है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से ज़्यादा जो है वो ना बढ़ने दिया जाए, यानी कि उसको सीमित किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। उसके अलावा जो विश्व के जितने भी देश हैं उनको पर्यावरण जो हमारा चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंजेज़ हो रहे हैं उसको लेकर के एक आम सहमति बनाई जाए ताकि जो उत्सर्जन है उसमें कमी को लाया जा सके। तो ये कुछ इसके यहाँ पर टारगेट्स हैं। अगर हम अभी की बात करें कि इस बार की इसकी क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं, तो यहाँ देखिए कोप 28 के दौरान किए गए समझौतों के तहत जीवाश्म ईंधन यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब, इनको धीरे-धीरे समाप्त करने पर सहमति बनी है। तो ये तो हर बार ये बोलते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा लेके ये आएँगे, इलेक्ट्रॉनिक तभी आप देखिए कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो इतने ज़्यादा चल रहे हैं। लिथियम की कहीं खोज होती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लिथियम बैटरीज़ में यूज़ होता है और वो एक स्वच्छ ऊर्जा का जो है स्रोत माना जाता है। फिर यहाँ देखिए कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको 43% तक कम किए जाने पर सहमति बनी है और 2035 तक इसे 60% तक घटाने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें तो जो कोप 28 है, जो ये कोप होते हैं, तो इसका एक टारगेट ये भी है कि 2050 तक हम जो है नेट ज़ीरो उत्सर्जन करें। मतलब हमारा जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ये भी इसका एक टारगेट है। तो अब देखिए यहाँ पर 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने का आह्वान भी इन लोगों ने किया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। फिर देखिए कि कॉप 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संबंधित निवेश संस्था जिसका नाम है अल्टेरा में $30 अरब निवेश करने की घोषणा की है, जिससे जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम भी बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा अल्टेरा क्या है? तो ये एक तरीके से जो है एक संस्था है जहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है वो निवेश किया जाएगा। फिर देखिए भारत ने क्या-क्या बात की है यहाँ पर, भारत ने कुछ काम की बात की है तो हम देखते हैं। कॉप 28 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसके नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को लॉन्च किया गया है। फिर उसके अलावा लीड आईटी 2.0 ठीक है, इसके द्वितीय चरण का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो इससे पहले पहला चरण जो है वो इसका लॉन्च हुआ था 2019 में। ठीक है, लीड 2.0 जो है इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये जो लीड आईटी है ये हमारे देश के साथ में स्वीडन जो एक देश है, यूरोपियन देश है स्वीडन, स्वीडन के साथ मिलकर के जो है 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब लीड आईटी में क्या है, आप नाम पढ़िए पहले, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री का मतलब ऐसे कुछ उद्योग जैसे कि इसके अंदर 20 ऐसे देश हैं, 20 तो 18 तो देश हैं और 20 ऐसे उद्योग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि हम हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको और एडवांस करेंगे ताकि हम उत्सर्जनों में कमी कर सकें। यानी कि ये पहले सामने से उठ कर के आए हैं कि भई हम इनिशिएटिव लेंगे और हम जो है पर्यावरण के प्रति सजग हैं और हम इसके अंदर जो है हमारी जितनी भी उत्सर्जन है उसके लेवल्स को हम कम करेंगे। तो ये एक तरीके से लीड आईटी है। इसका ये 2.0 है, इससे पहले 2019 में ये लॉन्च हो चुका था, इसीलिए इसको जो है 2.0 का करार दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट है रेस टू रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि भाई अब जो है हम जितने भी उत्सर्जन हो रहे हैं, एमिशंस हैं, उनको हम कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेस टू रेजिलियंस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। क्या है ये? एक वैश्विक अभियान है, ग्लोबल कैंपेन है। भारत में इस अभियान का नेतृत्व जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा का सी क्यूब यानी कि क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ जो है वो करेगा। तो ये भी आप यहाँ पर एक काम की बात है। तो हम 3 चीज़ें यहाँ से टेक अवेज़ ले सकते हैं। एक तो लीड आईटी के बारे में ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म क्या है इसका और इसके बारे में भी आपको जानकारी है। किसके द्वारा ये किया गया? तो भारत और स्वीडन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और अभी इसका दूसरा चरण जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। रेस टू रेजिलियंस ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि एक वैश्विक अभियान है जिसके तहत हम जो है उत्सर्जनों को कम करेंगे और पर्यावरण की चुनौतियों से निपटेंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा भारत में इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसका संचालन जो है वो ये करेगा।
और देखिए यहाँ पर भारत ने क्या किया है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो जलवायु और स्वास्थ्य पर कोप 28 की जो घोषणा है उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। तो भारत ये कहता है कि जो है आप चाहते हो कि हम शॉर्ट टर्म में मतलब बहुत ही कम समय में जो है इमीडिएट इफेक्ट के साथ में ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दें। तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम एक डेवलपिंग देश हैं और इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको करना और भी ज़्यादा कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस इन सब की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इनको बनाने के लिए समय लगता है, तो हम शॉर्ट नोटिस पे ये कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर करने से इस पर इनकार किया है। हालाँकि ये कोई डिबेट का विषय है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ इसमें पूछेगा नहीं, तो आप जो है फैक्चुअल पे थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें प्रीलिम्स में और कंसेप्चुअल के ऊपर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए एक फ्यूज़न रिएक्टर को लेकर के है और ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूज़न रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है, जो कि जापान ने बनाया है। तो जापान ने इसको अकेले नहीं बनाया है, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के बनाया है और इसका नाम है JT60SA। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द JT60SA ये क्या है? तो ये कोई मिसाइल है, सबमरीन है या फिर कोई एक कुछ भी है करके ऐसा पूछ ले और पूछेगा नेक्स्ट दे दे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है, तो पता होना चाहिए कि ये जो है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है और इसको जापान के साथ में यूरोपियन यूनियन ने इसको जो है वो बनाया है। और इसमें जो ऊर्जा है, इसमें जो एनर्जी है वो कैसे डेवलप होगी, जैसे कि सूर्य के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है फ्यूज़न के साथ में, वैसे ही एनर्जी इसके अंदर जो है वो डेवलप होगी। और सारी चीज़ें तो इसमें देखिए टेक्निकल है कि इसमें 6 मंजिल हैं और डोनट के आकार का एक वेसल है जिसे टोकामाक कहा जाता है। तेज़ी से इसके अंदर प्लाज़्मा को घुमाया जाता है और इस प्लाज़्मा का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसमें जो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो परमाणु ऊर्जा है, तो ये कोई नुकसान वाली नहीं है। ये जो है जितने भी हम नेचर की जो चीज़ें हैं, उनसे जो हम ऊर्जा लेते हैं, उसके अगेंस्ट में या उसके रिप्लेसमेंट में कह सकते हैं कि इसका जो है ये स्वच्छ एनर्जी के दिशा में एक कदम है, क्लीन एनर्जी की दिशा के अंदर जो है वो एक कदम है। तो ये ध्यान रखिएगा JT60 ऐसे ये क्या है? तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूज़न रिएक्टर है, जिसको कि जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के बनाया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पे, तो ये तो कोई विशेष है नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कल वाले वीडियो के अंदर। लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की जो सूची है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उनको शीर्ष रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। तो ये भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट। इसने एक सर्वेक्षण किया जिसका नाम है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर। इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार तीसरी बार जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं, यानी 76% जो है वो इनको यहाँ पर रेटिंग दी गई है। पॉपुलैरिटी के अंदर मतलब वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। सेकंड अगर बात करें तो मेक्सिको के नेता हैं जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ एब्राडोर, तो ये 66% इनको दिया गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जो है इसमें नरेंद्र मोदी हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है फोर्ब्स की दोबारा से यहाँ पत्रिका है और ये जो है फिलैंथ्रोपिस्ट को लेकर के है, यानी कि जो परोपकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया है, उनको लेकर के ये एक पत्रिका है और इसमें 3 भारतीयों का नाम जो है वो देखने को मिलता है। ये इसका 17वां संस्करण था और इसमें इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं नंदन नीलेकनी, डीएलएफ के मानद चेयरपर्सन केपी सिंह और जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को जो है वो शामिल किया गया। तो 3 भारतीय हैं इसके अंदर। तो नंदन नीलेकनी आईआईटी बॉम्बे को इन्होंने 3.2 अरब का जो है वो दान दिया था। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दान दिया हुआ तो काफ़ी सही रहता है। फिर देखिए कुशल पाल सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर 7.3 अरब जो है वो जुटाए थे परोपकार कार्य के लिए। निखिल कामत यूट्यूब पॉडकास्ट सीरीज़ WTF इज़ से 1 करोड़ रुपए उस चैरिटी संस्थान को देंगे जो दर्शकों ने चुनी है। तो इस तरीके से इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, किसको क्या दिया ये काम का नहीं है, ये तो जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन कि भाई किस क्षेत्र में क्या-क्या किया, ताकि कभी आप और हम भी ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट बन सके। तो ये है, तो नंदन नीलेकनी, कुशल पाल सिंह और निखिल कामत, इनका नाम जो है वो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची आई है जिसको कि निकाला है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो रिपोर्ट है इसका नाम है, इसको निकाला है EIU ने, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इसने कहा है कि भाई सिंगापुर और ज्यूरिख जो ये हैं सिटीज़ हैं, ये काफ़ी महंगी सिटीज़ के अंदर इनका नाम आता है। आना ही है, अपने तो भारत से बाहर जो भी हैं वो सब महंगे ही महंगे लगते हैं। तो खैर अपने को तो हैदराबाद और बेंगलोर भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन फिर भी भारत के बाहर सब महंगे ही हैं। हाँ, तो ये है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
केनिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई है और पहली बार है कि कोई केनिया के राष्ट्रपति जो है वो भारत की यात्रा पर यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर विलियम सैमुअल रूटो जो है इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। नाम पता होना चाहिए, हो सकता है नाम देकर के पूछ ले ये। तो दोनों देशों के बीच कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष ऐसे ब्ला-ब्ला कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हस्ताक्षर होंगे। और केनिया जो है, ये काम की बात है, एक तो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। प्लीज़ गूगल कीजिएगा इसके बारे में, कब इसकी स्थापना की गई, कितने इसमें सदस्य देश अब तक हो चुके हैं। तो एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और दूसरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, इन दोनों के अंदर केनिया ने शामिल होने का निर्णय लिया है। उसके अलावा केनिया जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उससे भी जुड़ेगा। हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ा था कि जितने भी कैट समूह की जो प्रजातियां हैं, जैसे कि लायन है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था और इसमें केनिया भी जो है वो सदस्य यहाँ पर बनना चाह रहा है। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए कि यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने केनियाई की जो छात्रा होता है, केनिया के जो छात्र होंगे उनको, उनका जो स्कॉलरशिप है उसको भी बढ़ा दिया है। 48 से बढ़ाकर 80 करने की जो है वो घोषणा की है। उसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य बहाली जो है स्वाहिली में महासागर का अनावरण भी किया गया है। तो ये कुछ टेक अवेज थे केनिया के राष्ट्रपति की यहाँ की यात्रा के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। केनिया अफ्रीकी देश है, आपको पता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, अब इसका थोड़ा-सा समापन होने ही वाला है। सबसे पहले जो है इंटरनेशनल न्यूज़ एंड शॉर्ट में है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये एक जो है, एक कार्यक्रम है जो कि अभी का नहीं है, बहुत पहले का है और इस बार का ये 7वां कार्यक्रम है, 7th ये कार्यक्रम है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? सेंट लूसिया में किया गया। सेंट लूसिया कहाँ पर है? आपने कैरिबियन आइलैंड्स का नाम सुना होगा। तो कैरिबियन जो द्वीप समूह है उसमें एक आइलैंड के रूप में है सेंट लूसिया, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। भारत को इसमें पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। अब इससे देखिए होता क्या है, बात क्या है इसमें, मतलब ये काम की चीज़ क्या है इसमें? तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये क्या करते हैं, जिस भी देश के अंदर मतलब इसका आयोजन होता है, तो वहाँ पर ये जो है वहाँ के जितने भी टैक्सेस को लेकर के जो भी चीज़ें होती है, ऑडिट होता है, अकाउंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही है, वो भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी और स्कूल को देते हैं ताकि उनको टैक्सेशन में जो है काफ़ी सुविधा रहे और जो टैक्स इवेजन होता है, जिसको आप शायद कर अपवंचन बोलते हैं हिंदी में, उससे जो है उस देश को निजात मिल सके या उसको जो है टैक्स इवेजन को रोकने में मदद मिल सके। यानी कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पर की जाती है। तो एक रिपोर्ट होती है इसमें सीआरएस करके, जिसको हम बोलते हैं सीआरएस यानी कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये इसमें जो है वो दी जाती है जिसमें सभी कार्य ऑटोमेटिक किया जाता है, यानी कि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होती है देशों के बीच में। और जो है टैक्स इवेजन को किस प्रकार से हम जो है कॉम्बैट कर सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ जो है वो उस देश को दिए जाते हैं। तो ये 7वां इसका कार्यक्रम था। इससे पहले का कार्यक्रम जो है वो भूटान में हो चुका था। तो भूटान के अंदर भी जो है इसको लाया गया था, इस पूरे कार्यक्रम को चलाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सेंट लूसिया के अंदर इस कार्यक्रम को जो है वो आयोजित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आर्टिकल पे, जो कि है माली से संबंधित। तो माली में एक मिशन चलाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, एक शांति मिशन था जिसका नाम था मिनसूमा। मिनसूमा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा वर्ड लिख दे वो तो ये क्या है। तो एक शांति मिशन था यूनाइटेड नेशन का माली के अंदर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिविल वॉर्स हो रहे थे, तो उस गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए वहाँ पर इसको चलाया गया था, जिसको कि अभी जो है समाप्त किया गया है। तो इसके देखिए माली में अस्थिरता की शुरुआत 2012 में तुआरेग विद्रोह के साथ में हुई थी और उसके बाद में अभी जो है इसको थोड़ा-सा ख़त्म हुआ है, तो इसको जो है समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब क्या इतिहास है ये हमको उस पचड़े में नहीं पढ़ना है, काम की बात ये थी कि कहाँ पर ये चलाया गया था, तो माली के अंदर था। मिनुस्मा क्या है? तो ये एक माली के अंदर चलाया गया संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन था। ठीक है? बस बात खत्म, इतना ही ध्यान रखना है। फिर देखिए जेमिनी क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल के द्वारा जो है एआई आधारित नया जो इन्होंने सर्च इंजन बनाया है उसका नाम है जेमिनी, ये ध्यान रखना है हमको। तो जेमिनी सर्च इंजन गूगल का नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी एडवांस है और अब तक इन्होंने जितने भी एआई मॉडल्स बनाए उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस जो है वो ये जेमिनी मॉडल ही है। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर चलते हैं हम वन लाइनर्स पे। अब देखिए वन लाइनर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के किस सदस्य देश में दिसंबर 2023 में तख्तापलट का असफल प्रयास किया गया। अगर आप यूपीएससी का पेपर निकाल के देखेंगे 2023 का, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि चैड, गिनी, माली, सूडान, ये जो देश हैं इन्होंने अभी हाल ही में किन घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अब आपको बताना है कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना है जो चारों में हुई है। तो अगर जिन्होंने थोड़ी पुरानी तैयारी करी, न्यूज़पेपर से वास्ता है, तो वो पता कर लेंगे भाई तख्तापलट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट को टॉपल करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और गवर्नमेंट टॉपल हुई भी है, यानी तख्तापलट हुआ है। अब यहाँ पर जो है इसलिए इस प्रकार के जो कहते हैं ना क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, भूमिका पढ़ते हैं, तो आपको दिमाग में रहता है, लेकिन आप जब मैगज़ीन में पढ़ते हैं तो आपको वो जो है वो चीज़ कम मिलती है। और जो लोग ऐसे कहते हैं मुझे कि आप क्वेश्चंस बनाया करो, तो आप देखिए क्वेश्चंस के अंदर तो इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक उस लेवल का पेपर सेट नहीं कर सकते जो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इसलिए अच्छा होता है कि हम पहले जो है जो भी हमारे पास में जो मैगज़ीन के थ्रू मटेरियल है उस पे हम थोड़ा अच्छा अभ्यास करें और उसके बाद में जो है प्रश्नों पर जाएँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये है, तो अब यहाँ पर जो सिएरा लियोन है, अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो सिएरा लियोन यहाँ पड़ता है, फ्री टाउन इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर जो है कई सारी क्या कहें जिसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल से रिलेटेड समस्याएं भी है, तो उसको लेकर के यहाँ पर तख्तापलट का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहा है। तो ये न्यूज़ में था, ये ध्यान रखिएगा, सिएरा लियोन में जो है तख्तापलट का प्रयास असफल हुआ है, तो ये इसलिए चर्चा में था। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश की सरकार ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आई थिंक होना भी चाहिए कि 16 से कम जो बच्चे हैं उन पे सोशल मीडिया को लेकर के प्रतिबंध लगाने की जो बात है वो ब्रिटेन के द्वारा की जा रही है। फिर देखिए चाइना ने अभी 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर डेवलप किया है और उसका वाणिज्यिक परिचालन यानी कमर्शियल यूज़ भी उसने स्टार्ट कर दिया है। इसका नाम क्या है? तो वहाँ के एक शेंडोंग प्रांत के अंदर जो है शियाडाउन प्लांट करके उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया है। अब इसमें क्या होगा कि ये गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें प्रेशराइज्ड वाटर को यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर गैस जो है कूल्ड गैस जो है उसको यूज़ में लिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा और ये चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन है, तो वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम ध्यान रखिएगा, शियाडाउन प्लांट ये कहाँ का है? तो चाइना का है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कच्चे तेल का आयात तो फिर से हमने कहाँ से शुरू किया है, वहाँ पर मतलब अमेरिका के जो प्रतिबंध है वो हटाए गए हैं। तो ये वेनेजुएला से हमने जो है वापस से कच्चे तेल का आयात जो है वो स्टार्ट किया है। तो वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है और भारत वहाँ से जो है वो इम्पोर्ट करता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे एशिया के अंदर, क्योंकि यूरोप में तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह जो है उसको मान्यता दी है, लेकिन दक्षिण एशिया में हमारे साउथ एशिया एशिया के अंदर ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस होती हैं उनको मान्यता दी है? तो ये नेपाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इंडोनेशिया के जो सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा जल डमरू मध्य, वहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में ये एक्टिव हुआ है? इसका नाम है अनाक क्राटा अ, क्राकाटाऊ ज्वालामुखी। तो ये अगर नाम देखे पूछे ये कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया के अंदर है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि सड़क सुरक्षा जो है उसमें उस पे एक रिपोर्ट है सड़क सुरक्षा को लेकर के, और ये कहती है रिपोर्ट कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं, सबसे ज़्यादा जो डेथ है, 23% जो डेथ है वो पैदल चलने वाले की होती है। ठीक है, इसलिए गाड़ी खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देख के चलने से ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी खरीदना, तो अब गाड़ी खरीदने पे ध्यान देते हैं। तो 23% जो वैश्विक मौतें हैं वो पैदल चलने वालों की होती है यहाँ पे। फिर देखिए अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक झील है जहाँ पर लिथियम के भंडारों का पता चला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिथियम जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो ईवी का जो भविष्य है वो लिथियम है और लिथियम सबसे ज़्यादा अमेरिका उसको प्रोड्यूस करता है और अमेरिका के ही कैलिफोर्निया प्रांत में एक झील है जिसका नाम है साल्टन सागर। अब आपसे पूछ लेंगे साल्टन सागर कहाँ स्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है और चर्चा में भी रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। फिर देखिए किस यूरोपीय देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की घोषणा की है। तो इटली ने इसको इसमें बाहर होने की घोषणा की है। तो बीआरआई आपको पता ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का जो पहले सिल्क रूट हुआ करता था उसको वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है
यूरोप के अंदर भी पेनिट्रेट कर सके और जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी जो है ये अपने ट्रेड को जो है वो बढ़ा सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें और भी पॉइंट्स हैं लिखने वाले, लेकिन फ़िलहाल बात इतनी है कि इसमें से अभी किसने खुद को बाहर कर लिया है, तो इटली ने जो है अपने को बीआरआई से बाहर यहाँ पर कर लिया है। फिर यहाँ देखिए 100% हरित ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संपन्न हुई। इस उड़ान का क्या नाम था? तो ये हरित ईंधन से चलने वाली थी, तो इस उड़ान का नाम है फ्लाइट 100। हालांकि बहुत जनरल सी क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। फिर ब्रिटेन के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अवैध जो प्रवासी हैं यानी इमिग्रेंट्स है, उनको उनसे संबंधित एक बिल लेकर के आए हैं। उस बिल का नाम क्या है? तो उसका नाम है रेवेंडा बिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रवांडा बिल क्या है? तो अवैध प्रवासियों से संबंधित ब्रिटेन के द्वारा लाया गया ये एक बिल है। फिर है भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिससे वहाँ के रक्षा सेनाओं में, मतलब हमारा कोई एक पड़ोसी देश है जिन्होंने एक ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि जहाँ वहाँ की जो डिफेंस फोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सर्वोच्च जो पद होंगे वो महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये श्रीलंका है जिसने ये मतलब एक साहसी कार्य किया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट जब हम वीडियो में मिलेंगे तो हम राष्ट्रीय परिदृश्य को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में और बड़े मनोयोग के साथ में पूरी मैगज़ीन को पढ़िएगा, क्योंकि अब जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो इसका टाइम और आपके लिए कम हो जाएगा। तीसरी चौथी बार में तो आप 15-20 मिनट में पूरी मैगज़ीन को पढ़ पाएँगे, लेकिन उसके लिए अभ्यास आपको अभी से करना पड़ेगा। तो आप चैनल के साथ भी जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ आपको इस मैगज़ीन का पीडीएफ जो है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।